सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी फील्ड को या किसी भी फील्ड में किसी नए चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहला कदम जो है उस फील्ड से रिलेटेड कुछ वोकेबलरीज, कुछ स्पेशल वर्ड्स या यूँ कहें कि उससे रिलेटेड भाषा का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कंप्यूटर को सीखने के लिए हमको बाइनरी नंबर्स का ज्ञान, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए उसके मशीन लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की भाषा, चाहे वो पाइथन हो, चाहे VB.NET हो, चाहे वहाँ पे C++ हो, कोई ना कोई भाषा का ज्ञान होना हमें कंपलसरी है। जैसा कि नया बच्चा यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसे चलने और फिरने और एक्शंस करने से सबसे पहले हम उसको नॉलेज देते हैं किस चीज़ का, लैंग्वेज का, ताकि हम अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकें लैंग्वेज के थ्रू वहाँ तक कि बेटा ऐसे खड़े होना है, ऐसे चलना है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, हम ये हैं, तुम वो हो, सारी चीज़ें। ठीक है। सो इसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए भी एक स्पेशल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उस लैंग्वेज के जाहिर सी बात है कि आगे आने वाली वीडियोस में जितने भी डेरिवेशंस और जितने भी इक्वेशंस, फार्मूलाज और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, सब चीज़ों में आपको कठिनाई महसूस होगी। सो वो डिफ़िकल्टी को क्यों ना बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। इसलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स या फिजिक्स के लैंग्वेज के बारे में। सो चलिए समय की कीमत को समझते हुए बिना वक्त गवाए सीखते हैं आज कुछ नया। आज से सदियों 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 पहले यानी कि लॉन्ग टाइम एगो एक बहुत ही महान व्यक्ति या यूँ कहें सदी के सबसे महान वैज्ञानिक ने फिजिक्स के लैंग्वेज के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। ऐसे महान शख्सियत जिनको कि सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा सन सेंटर में रहता है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमता है, यानी अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, न कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है। सिर्फ ये बात बताने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने 6 साल तक जेल में रखा। इन्हीं के लिए शायद ये कहावत बनी भी है और ये कहावत इनके ऊपर बहुत सूट भी करती है कि हवन करते हाथ जलना। और आज उनकी उसी बात को सारी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है और सारी दुनिया ने मान लिया है। लेकिन यही बात बताने के लिए उनको 6 साल की जेल हो गई। तो जी हाँ, मैं किसी और व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिनके सामने श्रद्धा से मेरा सर हमेशा झुक जाता है। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के बारे में। सो गैलीलियो गैलीली ने आज से सदियों पहले, यानी कि जब कहें कि साइंस का शुरुआत हो रहा था, उसी समय कह दिया था द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज फॉर फिजिक्स, द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित जो है वो विज्ञान की भाषा है। बिना गणित को समझे, बिना गणित को सीखे विज्ञान सीखना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते, पर बहुत कठिन है। और गणित की खूबसूरती को मैं क्या ही बयां करूं। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज को कहीं आप 420 कहीं के 3 2 5 मत करो, 9 2 11 हो जाओ, ऐसी भाषाओं को कहीं गलती से भी गणित की भाषा समझने की गलती आप मत कीजिएगा। ये सब कहीं ना कहीं कहावतें या फिर मुहावरे हैं। ठीक है। जहाँ पे अंकों का प्रयोग हो, जरूरी नहीं कि वो गणित की ही भाषा हो। ठीक है। गणित वो सब्जेक्ट है या वो शस्त्र है जिससे बड़े बड़े इक्वेशंस, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को चुटकियों में, छोटे से इक्वेशन में समेटने की क्षमता रखता है। ठीक है। सो गणित का ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हमें मदद करने वाली हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें कि फिजिक्स तो बहुत बड़ी शाखा है, फिजिक्स तो साइंस का एक बहुत बड़ा ब्रांच है ना। और उसी तरीके से मैथमेटिक्स भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। मैथमेटिक्स का भी जो कोई स्टार्टिंग और कोई एंड नहीं है। सो उसके समुद्र में से कुछ बूंदें हम निकाल के लाएंगे जो कि हमारे इस पेड़ को सींचने के काम आएगा। ठीक है। सो चलिए ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज़ आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स में पढ़ने वाला है। ठीक है। सो ऐसे टॉपिक्स में से सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है वो है वेक्टर, वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ा जाए, कैसे दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किया जाए। ठीक है। वेक्टर कैसे और चीज़ों से अलग है और वेक्टर है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। क्यों, कब, कैसे और कहाँ, सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है। सब्ट्रैक्शन के साथ ही साथ इसका मल्टीप्लिकेशन भी हम जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हम इसके बात करेंगे। ये 3 चीज़ें मेरा विश्वास कीजिए
फिजिक्स को पढ़ने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, दूसरा जो सबसे मेन टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दूसरा, मैथमेटिक्स के समुद्र से निकाला हुआ एक छोटा सा मोती, वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। वो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उससे रिलेटेड कुछ रिलेशंस और साथ ही साथ उसके बहुत सारे फॉर्मूली हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि एक एक कदम पे आपको यूज आएगा फिजिक्स में, अभी अब जब हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूली और पढ़ेंगे हम रिलेशंस और हम पढ़ेंगे कुछ एंगल्स एंड रेशियोज। ठीक है, एंड रेशियो। तीसरा जो मेन ब्रांच होने वाला है, हम 3 की ही बात करेंगे। हालांकि यूज़फुल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलजेब्रा की बहुत सारी चीज़ें यूज़फुल हैं और बहुत सारी मैथमेटिकल टूल्स ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे जगहों पे काम आते हैं, पर मेन और सबसे ज़्यादा यूज़ ये तीनों टॉपिक्स का होता है, वेक्टर का, ट्रिग्नोमेट्री का और उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे कैलकुलस का बहुत ही ब्रॉड यूज़ है। कैलकुलस का बहुत ब्रॉड यूज़ है, इसलिए हम कैलकुलस को भी बहुत डीप तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। कैलकुलस के भी 2 ब्रांचेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ब्रांच है। पहला ब्रांच है डिफरेंशिएशन और दूसरा ब्रांच है इंटीग्रेशन। अभी आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िए, पेन कॉपी इसको साथ में रखिए, चीज़ें नोट करते जाइए। बिल्कुल शॉर्ट में, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है, लेकिन मैं बिलीव दिलाता हूँ आपको कि वीडियो के अंत तक आप इन तीनों चीज़ के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज जुटा चुके होंगे। ठीक है, सो चलिए जल्द से जल्द ये तीनों टॉपिक्स को नोट कर लीजिए और इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर क्या है और इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और इसका यूज़ फिजिक्स में कहाँ आएगा, तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर। सो अगर बात करें वेक्टर्स की, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जिसके जवाब में आपको वेक्टर क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अगर बोलूँ, आपको एक 50 रुपये का नोट दूँ और मैं बोलूँ कि पास की परचून की दुकान से जाइए और 5 किलो आलू ले आइए, तो क्या आपके पास कोई भी प्रश्न बनता है? आप चुपचाप जाएंगे सीधा दुकानदार के पास और जाने के बाद उसको बोलेंगे अंकल 5 kg पोटैटो हमको दे दीजिए, 5 किलो आलू हमको दे दीजिए। ठीक है, और वो अंकल भी बिना कुछ प्रश्न पूछे आपको 5 किलो आलू मेज़र करके, वजन करके, माप करके आपको दे देंगे। ठीक है, आप उसके एवज में जो भी उसके पैसे बनते देंगे और वापस ले लाएंगे। फिर दूसरे केस में आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि बहुत हालिया समय में फ्रेंड बना हुआ है, बहुत जल्दी में, और आप पहले उसके घर कभी नहीं गए हैं और वो आपको अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट करता है, बोलता है फ्रेंड कल मेरे घर पे पार्टी है, आप जल्दी चले आना। फिर आपके पास एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि आप पहले कभी उसके घर नहीं गए हैं, तो जाहिर सी बात है आप उससे पूछेंगे कि भाई आपका घर कहाँ पड़ता है, कैसे आना होगा। और अगर वो आंसर दे आपको कि भैया यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 5 किलोमीटर चले आना, मेरा घर पड़ेगा, सो इतना क्या अगर चले जाए, तो क्या आप उसकी पार्टी में कभी भी पहुँच पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या दिक्कत आएगी? जाहिर सी बात है कि उसने आपको डायरेक्शंस नहीं बताए। 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर साउथ, 5 किलोमीटर ईस्ट या 5 किलोमीटर वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई भी डायरेक्शन नहीं बताया। साथ ही साथ कोई भी आपको रेफरेंस पॉइंट उन्होंने नहीं दिया कि फला जगह से आप मुड़ जाइएगा राइट में, वो जगह से आने के बाद एक मंदिर दिख जाएगा, वहाँ से आप लेफ्ट हो जाइए। यानी कोई भी डेटा आपके पास कंप्लीट नहीं है उसके घर तक पहुँचने के लिए। ठीक है, सो दोनों ही केस में 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ की बात हो रही है। एक जगह बात हो रही है मास की, जब हमने आपको बोला आलू लाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम मास मेजर कर रहे हैं और मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए हमको कभी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे आपकी लेंथ कोई पूछे कि भाई आप कितने लंबे थोड़ा बताइए, तो क्या बताते हैं? 5 फीट 2 इंचेस, 5 फीट 4 इंचेस, 6 फीट या जो भी आपकी मेजरमेंट्स हो। क्या कभी ऐसा आपने कहा है 5 फुट 2 इंच पूरब की तरफ 5 फुट 3 इंच दक्षिण की तरफ? बताइए। या कभी आपने आपसे किसी ने पूछा कि भैया आपका वजन कितना है, तो क्या आपने कभी भी कहा है क्या कि 50 किलो नीचे की तरफ ऐसा बोला जाता है क्या? कभी भी नहीं बोला जाता। इन क्वांटिटीज़ को बताने के लिए हमें कभी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको पूरी तरीके से बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू का सफिशिएंट होना काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है वो।
ठीक है, उसके लिए हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा। सो ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ या यूँ कहें बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको बताने के लिए, जिनको पर्टिकुलरली उनका वैल्यू करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और ऐसी क्वांटिटीज़ फिजिक्स में बहुत सारी हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है ना, जैसे करंट है, ये भी डायरेक्शन चाहिए करंट का भी। जैसे आपके पास क्या है और बताइए, जैसे आपके पास एरिया है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और इस तरीके की तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं है, ठीक है। सो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका पर्टिकुलर डायरेक्शन होना ज़रूरी है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ या फिर हिंदी में सदिश राशियाँ बोलते हैं। सदिश मतलब दिशा के साथ, सदिश। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। सो वेक्टर या यूँ कहें सदिश, सदिश राशि, ठीक है। और स्केलर, स्केलर या यूँ कहें अदिश राशि, ठीक है। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, एक के साथ में डायरेक्शन है, दिशा है, और एक के साथ डायरेक्शन नहीं है, बिना दिशा का है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जिस भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन है उस क्वांटिटीज़ के नोटेशन के साथ हम उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं जो ये बात बताती है कि भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है और इसका मैग्नीट्यूड तो है ही है, कुछ वैल्यू तो है ही है, साथ ही साथ इसका पर्टिकुलर एक डायरेक्शन भी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। सो आगे जाने के बाद चूंकि फिजिक्स पढ़ने वाले हैं हम और फिजिक्स सीखने वाले हैं तो उसमें फोर्स हर कदम पे मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप पढ़ के गए, देख ही रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पूछ रहे हैं और फोर्स लग रहा है उनके बीच में, अट्रैक्शन का, है ना। कूलम दादा का जो अभी पिछला वाला जो धमाका किया था हम लोगों ने, देखा आपने। सो वहाँ पे वो भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी और इसीलिए हमने उसका वेक्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। वहीं से मुझे ये बात समझ आई कि आपको वेक्टर्स बताना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपने 11th में कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस कर दिया हो, ठीक है। सो चलिए, वेक्टर आप समझ चुके होंगे कि ऐसी क्वांटिटीज़ लिखिए। मैं इसका डिफिनेशन लिख ही देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। द क्वांटिटीज़ which have magnitude and direction both, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, they are called as वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, स्केलर की जरूरत ज़्यादा नहीं है पर फिर भी स्केलर क्वांटिटीज ऐसी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट स्टेप पे हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं यानी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दोनों के डायरेक्शंस होंगे, दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन होंगे। सो अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं सो उसका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, साथ ही साथ वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। सो वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास मेनली देखिए डायरेक्टली वेक्टर को तो जोड़ नहीं सकते, ऐसा क्यों ये भी मैं आपको बहुत जल्द से जल्द बता देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक है, सपोज कीजिए एक ब्लॉक है जो कि सरफेस पे यूँ रखा हुआ है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अब दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है मैंने कहा था फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन होगा। एक फोर्स जो लग रहा है वो मान के चलिए इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, ठीक है। दूसरा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है F2। तो क्या बताइए, अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है, अगर ये 3 न्यूटन का फोर्स है तो क्या इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स 5 + 3 जो कि डायरेक्ट एडिशन जैसा होता है टोटल फोर्स, क्या 8 न्यूटन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जाहिर सी बात है इस 5 न्यूटन में से ये 3 न्यूटन का फोर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसको अपोज कर रहा है,
वो उसको धक्का नहीं देने दे रहा है, ठीक है। सो ये हम कह सकते हैं कि वेक्टर का एडिशन जो है स्केलर एडिशन से बिल्कुल अलग होता है। तो इसके लिए एडिशन का तरीका भी अलग हुआ, ठीक है। सो जनरली हम दो तरीके से एडिशन कर सकते हैं, एक को बोला जाता है ट्रायंगुलर मेथड या ट्रायंगल मेथड, दूसरे को बोला जाता है पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। वेक्टर के बारे में कुछ और चीज़ें हम बता दें, ठीक है। वेक्टर को दर्शाने के लिए हमेशा एक एरो का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे उसके लास्ट पॉइंट जो कि एंड पॉइंट है, जो कि डॉट होता है, इसको टेल बोला जाता है, टेल। और जो ये एरो का जो एक हेड है, इसको हेड बोला जाता है। एरो वाला जो पॉइंट है उसको हेड, और पीछे वाले यानी कि लास्ट पॉइंट को जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टेल। टेल यानी कि पूंछ, है ना, और हेड यानी कि सिर, सिर और पूंछ बोलते हैं, ठीक है, हमेशा। सो ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है। तो जो पहला मेथड है उसको हेड टू हेड मेथड बोला जाता है, हेड टू टेल मेथड, सॉरी। पहले मेथड को हेड टू टेल मेथड या फिर ट्रायंगल मेथड भी बोला जाता है, ट्रायंगल मेथड। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए नहीं होगा, पर इसको मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। हेड टू टेल मेथड में सपोज कीजिए कि एक आपके पास वेक्टर ये है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर कहीं आपके पास ये है बी, ठीक है। सो डायरेक्शन ये है और इसका एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है। सो हेड टू टेल मेथड में क्या होता है, हेड टू टेल मेथड में क्या होता है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिला देते हैं। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिलाते हैं। कैसे मिलाएंगे, जहां ये है इस चीज को जस्ट इसके टेल के पास ले आएंगे हम, ठीक है। सो यहां से मिटा के या यूं का इसी के पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम यहां खींच दें, ठीक है। तो ये ए बन गया। अब इसको मिटा दें, सेम है ना। अब देखिए ये जो फिगर बना, अब इसके हेड से इसके टेल से इसके हेड तक एक लाइन हम खींचेंगे, और ये जो लाइन बनेगी ये बन जाएगी आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। सो देखिए एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सो ऐसे वाले मेथड को ट्रायंगल मेथड या फिर हेड टू टेल मेथड कहा जाता है, जिसमें अगर एक वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर बी दिया हो तो हम वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल के पास ले जाते हैं एज इट इज डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड की लाइन खींच के, और फिर ए के टेल को बी के हेड से मिलाते हैं दूसरी लाइन से। जो लाइन बनती है वो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ठीक है। सो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड आपके पास मैं बताऊं, सो वो पैरेललोग्राम मेथड है। दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। जैसा कि नाम से सुन के ही लग रहा है कि इसमें एक पैरेललोग्राम बनने वाला है, एक पैरेललोग्राम बनने वाला है। इस वाले मेथड में हेड से टेल नहीं मिलाते हैं, हेड को कुछ भी नहीं करते, सिर्फ टेल से टेल को मिलाते हैं। सेम केस में हम देख लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ बता दें, चाहे आप मेथड हेड टू टेल यूज़ कर लीजिए, चाहे आप मेथड पैरेललोग्राम में यूज़ कर लीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि हम ऐड करते हैं तो चाहे 2 में 3 ऐड करो, चाहे 3 में 2, आने वाला रिजल्ट 5 ही होगा। अलग अलग तरीके से ऐड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो आइए यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड देखते हैं। सपोज दैट ये एक आपके पास वेक्टर है ए, ठीक है, समझ रहे हैं, और यहाँ पे एक मैं बताऊँ आपको ये वेक्टर है बी, ठीक है। सो करना क्या है, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के टेल से मिला देना है। तो सेम पैरेलल यहाँ पे हम एक पहले खींच लेते हैं, ठीक है, सॉरी, पैरेलल वेक्टर हम खींच लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो इसको इरेज किया ये। अब यहाँ से क्या करना है, हमको एक पैरेललोग्राम बनाना है। वेक्टर ए के पैरेलल वेक्टर बी से एक हमको खींचना है वेक्टर, और वेक्टर ए के हेड के पैरेलल वेक्टर बी के पैरेलल हमको खींचना है। तो एक यहाँ पे हम खींच लेंगे ऐसे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड जितना ही, और एक यहाँ से हम खींच लेंगे बी की तरफ, वेक्टर बी के पैरेलल ही। तो इसका जो डायगोनल बनेगा यहाँ से यहाँ तक वाला, वो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये सब तो पूरा आप फिगर से ही बता रहे हैं, पर्टिकुलर कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सो इसके लिए आपको बहुत सारा डेरिवेशन करने के बाद एक रिजल्ट है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स हम पढ़ नहीं रहे हैं, ना ही हम 11th की चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ना ही 11th वाला हमारे सिलेबस में आने वाला है, ठीक है। सो जितना यूजफुल है उतना हम शॉर्ट से शॉर्ट में पढ़ ले, वो बेटर है, ठीक है। सो इसके लिए वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी के लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर नहीं लगाना है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, बी का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन तो हमको यहाँ से दिख ही रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। और अगर एक वेक्टर ए से बी का, वेक्टर ए से रिजल्टेंट का एंगल देखिए, अगर वो अल्फा हो सो क्या होगा, उसके लिए भी एक एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले आप ये नोट कर लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से हम दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को लिख के और आसानी से रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी पढ़ सकें। सो वेक्टर्स की एक खास बात है, अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, जो कि इस तरीके से है, हेड इधर है टेल इधर है, वेक्टर ए है, अगर हम इसके हेड को टेल में और टेल को हेड में चेंज कर दें, सो ये वेक्टर माइनस ए के बराबर होगा। अगर हम इसके हेड को टेल में टेल को हेड में, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होता है, उसी चीज़ को माइनस साइन आपका दिखाता है। सो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अगर हमको ए माइनस बी निकालना है, सो उस चीज़ को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस बी। ठीक है, सो पुराने केस में अगर देख लें तो जो वेक्टर हमारा एक ऐसे था, दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे था, ठीक ना, यही वेक्टर थे दोनों, ये बी था ये ए था। सो इस वाले केस में बस करना क्या है, बी को माइनस कर देना है, यानी जो बी यहाँ पे इधर था वो उल्टा हो जाएगा, इसका हेड इधर चला जाएगा और टेल पीछे की तरफ आ जाएगा। अब देखिए, सो ये हेड टू टेल मेथड हो जा रहा है और पैरेललोग्राम में करना है तो इसको हमको मिटा के यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, और अब जस्ट अपोजिट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो इस वाले केस में होता क्या है कि पहले जो एंगल इधर इतना था वो एंगल जस्ट उलट के उधर उतना हो गया, चेंज हो गया, है ना, वो एंगल चेंज हो गया। सो हम इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ तक सब फॉर्मूला सेम, उसके आगे कॉस, ये थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा आप कर लीजिए, और ये थीटा कौन सा होगा, ये थीटा ए और ओरिजिनल बी, माइनस बी नहीं, ए और ओरिजिनल बी के बीच का एंगल होगा, ए एंड बी के बीच का एंगल होगा थीटा। ठीक है, ए और बीच के एंगल थीटा होगा, और जब हम माइनस बी कर देंगे तो वो 180 माइनस थीटा के बराबर एंगल उसके बीच में बनेगा। समझ रहे बात को कि नहीं, बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये एंगल ए और ये बी, ठीक है, अभी इसके बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, अभी इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम आगे तक बढ़ा दें, ठीक है, और इस चीज़ को जो इधर है, इस चीज़ को अगर हम उल्टा कर दें, उस साइड कर दें, सो ये 180 माइनस 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यहाँ से 180 डिग्री माइनस 30, तो ये एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए। इसको इधर से जस्ट उल्टा किया, सो ये 180 डिग्री हो गया। अब ये एंगल हमको चाहिए, ये पहले 30 था तो 180 माइनस 30 कर देंगे तो हमारे पास ये नया एंगल मिल जाएगा। सो कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लिख के और ए माइनस बी का भी आंसर ला सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से हमको करना है। सो चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच में एंगल बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, अगर सपोज दैट ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, हम लोग पैरेललोग्राम मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके पैरेलल ये इधर और इसके पैरेलल ये इधर, दो बन गया, ये बन गया अपना डायगोनल, ठीक है। सो हमने कहा था ये पूरा एंगल जो है वेक्टर ए और बी के बीच का, ये होता है थीटा। अगर इस रिजल्टेंट ए प्लस बी के साथ ए का एंगल देखें और अल्फा माने, उस एंगल को अगर निकालना हो, पर्टिकुलर एंगल को निकालना हो, तो हमको फॉर्मूला क्या लगेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है और आगे काम आने वाला है। सो इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट्स में इसको चिपका लीजिए, जो मन करे वो करिए, लेकिन ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की।
सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो तरीके के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट करें, यानी जैसे कि स्केलर को जोड़ा जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है स्केलर नंबर्स को, वैसा मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका अलग होगा। और अगर एक वेक्टर को वेक्टर दूसरे वेक्टर से वेक्टर की तरह ही जोड़े, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट उसका करें, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, तो दोनों के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। एक को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट। आइए देखते हैं। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि स्केलर तरीके से दोनों को गुणा करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, सो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सो अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करना हो, तो उसका रिजल्ट ए बी कॉस थीटा होता है, वेयर जहाँ पे थीटा जो है इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच का एंगल है और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, समय अगर होता तो मैं ज़रूर इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करता कि आखिर डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ए बी का रिजल्टेंट ए बी कॉस थीटा कैसे और क्यों आ रहा है। पर समय की कमी को देखते हुए आपको ये चीज़ को सिर्फ याद करके चलना पड़ेगा। और मेरा आपसे वादा है, CUET क्रॉस करने के बाद जब भी आप BSc में एडमिशन लेंगे या जहाँ भी एडमिशन लेंगे, उसके बाद अगर आप आते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते हैं, 110% मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। अगर अभी भी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपको हो, तो बेझिझक बिना किसी संकोच के आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के लिंक जो दिया है उसको वहाँ जाकर टेलीग्राम के चैनल में अपने क्वेश्चंस को फोर्स कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट पहला है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, या जिसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो उसमें क्या चेंजेस है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस है। सपोज टू वेक्टर्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, बस यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। और ये बात आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखनी है, क्योंकि आगे गॉस थ्योरम आएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे और बढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कनेक्शन, ई और वी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कनेक्शन है ना, चार्ज और उसकी वेलोसिटी के बीच का पोटेंशियल कनेक्शन, सारे कनेक्शंस आपको क्रॉस प्रोडक्ट में और कुछ कनेक्शंस आपको डॉट प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए इस चीज़ का नॉलेज मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ। जहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट आपको मिले, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना हो, आप तुरंत उसके मैग्नीट्यूड को लिखिए और कॉस के साथ दोनों के बीच के एंगल को अप्लाई कीजिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना हो वहाँ पे आप दोनों के मैग्नीट्यूड को लिखिए और साइन के साथ उसका एंगल अप्लाई कीजिए, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से काम करना ही बुद्धिमानी है। ठीक है, चलिए दोनों उतार लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में छोटी छोटी दो बातें और हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलिए डॉट प्रोडक्ट्स, दो तीन चीज़ें और, दो वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर बोले अगर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। सो दो वेक्टर आपस में केवल तब ही बराबर होंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक बराबर हो, एक ही दिशा में काम कर रहे हो और एक ही मैग्नीट्यूड से काम कर रहे हो। यानी 5 न्यूटन का फोर्स मैं ईस्ट में लगा रहा हूं और कोई दूसरा बंदा भी 5 न्यूटन का ही फोर्स ईस्ट में ही लगा रहा है, तो हम दोनों के जो फोर्सेज हैं वो वेक्टर के तरीके से भी बराबर होंगे और वैसे भी बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। सो टू वेक्टर्स आर ओनली इक्वल टू each other if and only if the direction and magnitude of both
वेक्टर्स आर सेम, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ दोनों के डायरेक्शंस, दोनों चीज़ें सेम हो तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल कहलाएंगे। जैसे कि ये और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम हो सो वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए हमेशा वेक्टर बी के बराबर होगा इस कंडीशन में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के ही डायरेक्शन में है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, सो ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, है ना, मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बच रहा है, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ऐसे वेक्टर को बोलेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसका कोई काम हमको आगे आने वाला नहीं है, सो इसलिए हम उसको लिखेंगे भी नहीं। नल वेक्टर क्या होता है या जीरो वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर ये काम आ सकता है आपको। यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर ये आपके काम ज़रूर आएगा, ये आपके काम ज़रूर आएगा। यूनिट वेक्टर को स्पेशली कैप से दिखाते हैं। अभी तक सारे वेक्टर्स को हम क्या एरो से दिखाते थे, यूनिट वेक्टर को जो भी चीज़ें यूनिट वेक्टर में होंगी उसके ऊपर हम एक कैप लगाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की खासियत क्या होती है, वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, सिर्फ और सिर्फ 1 आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर की बात करें सो ऐसे वेक्टर्स यूनिट से पता ही चलता है, इकाई, हिंदी में इकाई बोलते हैं ना यूनिट को, इकाई मतलब एक, यूनिट मतलब भी एक। सो ऐसा वेक्टर जिसका देखो डायरेक्शन तो एक हो नहीं सकता, डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, कोई भी डायरेक्शन पर्टिकुलर, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट का मिड, नॉर्थ वेस्ट का मिड, कहीं का भी, मतलब डायरेक्शन जो भी होगा पर्टिकुलरली एक ही होगा, वो तो बिल्कुल यूनिक होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा 4, 5, 7, 8, 10, 100, 200, 400 कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड अगर 1 के इक्वल हो, यानी मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हो और डायरेक्शन उसका कोई भी हो, सो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड मतलब 1 मतलब समझ लो कुछ नहीं, है ना। सो ये काम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को डिनोट करता है, यानी सिर्फ डायरेक्शन की बात जब हो तो हम बोल सकते हैं कि वो एक यूनिट वेक्टर है। मान के चलो अगर कोई यूनिट वेक्टर ए है तो उसके ऊपर हम कैप लगाएंगे, ठीक है। और यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड देने पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर बनता है। सपोज करो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसमें हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में लग रहा है, और उससे 5 से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा और डायरेक्शन बचेगा 1 न्यूटन ईस्ट, और ये बन जाएगा क्या, एक यूनिट फोर्स। ये एफ था और ये बन जाएगा एफ कैप, ये एफ वेक्टर था, ये एफ कैप बन जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा कि यूनिट वेक्टर, जो कि सिर्फ ये बताता है कि फोर्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है, 1 न्यूटन यानी कि यूनिट फोर्स। हर फोर्स जो भी लग रहा है वो ईस्ट के डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा ये बात बताती है, ठीक है। सो वेक्टर से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें मैंने कवर कर ली। अब दिखा देते हैं यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ ही रहे। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ये अभी पहला पार्ट है, अभी इसके 2 पार्ट और बनेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाने से ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, ज़्यादा देर तक कंटिन्यूस बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सो उस सहूलियत को देखते हुए, इस चीज़ के रिलायबिलिटी को देखते हुए वीडियोस को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। आज के पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे क्या, वेक्टर, और वेक्टर सीख चुके हैं लगभग हम लोग, ठीक है। अगले पार्ट में आपको इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और उसके अगले पार्ट में कैलकुलस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जल्द से जल्द विदिन 1 और 2 डेज में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और इन सारी चीज़ की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। नोट्स पक्का बनाते रहिए, पेन कॉपी रखिए, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए मुझे मोटिवेशन तो मिलता है, आपको सिखाने के लिए ज़रूर मिलता है, लेकिन ना चैनल की ग्रोथ को देख के ना एक खुशी होती है, आप भी जानते हैं। सो उस चीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। लाइक करना ना करना वो आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए,
नहीं पसंद आता है तो क्या चीज़ कमी समझ में आ रही है आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सकें। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो कि फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, जो जाके कोचिंग नहीं कर सकते, ट्यूशन नहीं कर सकते। घर में अगर फ़ोन है तो ज़रूर वो देख के वीडियो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए भी बहुत बड़ी हेल्प होगी और मेरी भी बहुत हेल्प होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें। सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अगर देखें हम यूनिट वेक्टर्स का, सो यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास अगर एक कार्टेशियन कर्व है, कार्टेशियन प्लेन है, मतलब किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर पोजीशन बताने के लिए, मान चलो ये अगर एक मार्कर है, मैं बोलूँ ये हवा में कहाँ पे है, सो आप क्या बोलेंगे, ज़मीन से 5 फीट ऊपर, इस बोर्ड से 3 फीट आगे, तो क्या पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मिलेगा, 5 फीट ऊपर 3 फीट आगे, तो ये भी है, इसके बगल वाला भी है, इसके इस बगल वाला भी है। तो पर्टिकुलर इसका वो पता चला क्या पोजीशन की ये कहाँ पे है, नहीं पता चलेगा। अगर इसी में एक चीज़ और इंक्लूड कर दूं, इसी में एक चीज़ और इंक्लूड कर दूं कि बोर्ड से 3 फीट आगे, ज़मीन से 5 फीट आगे और इसके राइट साइड से 10 फीट आगे, तो वो एक जो पॉइंट आपको मिलेगी वो पर्टिकुलर यूनिक पॉइंट होगी और उस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट उस डायमेंशंस का उस क्वाड्रेंट का नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग 3 क्वाड्रेंट एक्स, वाई और जेड के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ की पोजीशन पढ़ते हैं, ठीक है। सो उसी डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन के को हम आई कैप से दिखाते हैं यूनिट वेक्टर को, वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम जे कैप से दिखाते हैं और जेड के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम के कैप से दिखाते हैं। कैप यानी कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन जो भी है पर्टिकुलर, तो आई का डायरेक्शन एक्स में, वाई के डायरेक्शन में जे और जेड के डायरेक्शन में के, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। सो इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम देखें, इन यूनिट वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट्स देखें, सो आई ये ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी एक दूसरे को अगर उल्टा पुल्टा है तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। सो आई डॉट जे या यू कहें जे डॉट आई ये इक्वल होते हैं के डॉट आई या आई डॉट के, या कौन बच रहा है, आई जे, के आई और जे के बच रहे हैं, जे डॉट के या के डॉट जे। ये सारे जो भी अलग अलग क्वांटिटीज़ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग यूनिट वेक्टर, वो सारे मल्टीप्लाई होने के बाद बचते क्या हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, एक दूसरे को ख़त्म करते हैं और इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनालिटी। अपने को छोड़ के किसी और से भी मल्टीप्लाई करो, ज़ीरो, ठीक है। और अगर सेम चीज़ में मल्टीप्लाई करें, आई को आई से ही मल्टीप्लाई करें या जे को जे से ही मल्टीप्लाई करें या के को के से ही मल्टीप्लाई करें, सो ये देंगे आपको 1, ठीक है। अगर सेम से मल्टीप्लाई करें तो 1 और डिफरेंट से मल्टीप्लाई करें तो 0, ठीक है। सो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी के बाद हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तब तक आप इसको जल्दी से जल्दी छाप लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है, या मन कहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अगर बात करें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की, तो ये जस्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर के अपोजिट होता है, सीधा ही उल्टा। अजीब बात हो गया ना, सीधा या उल्टा, सर एक ही तो बोलो, सीधा ही उल्टा क्या होता है, ठीक है। सो ऐसे में आइए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर आप समझते ही हैं, आई क्रॉस जे। अगर ऐसा हम करें, सो ये ना जो थर्ड बच रहा है, आई जे के बाद क्या आता है, के आता है ना, सो बिल्कुल रिदम में चलना है, आई डॉट जे तो के दे देगा। अगर जे क्रॉस के, रिदम में बिल्कुल आगे देखो ऐसे, आई जे और के है, सो रिदम में आई टू जे टू के टू आई, ये रिदम में चलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे 2 बार, ठीक है। तो आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया और के क्रॉस आई जे हो गया, ठीक है। जैसे ही हम रिदम को चेंज करते हैं, उल्टा करते हैं, तो बस कुछ नहीं होगा, रिजल्ट सब सेम होगा, बस माइनस इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम आई डॉट जे की जगह जे डॉट आई कर दें, यानी सीक्वेंस को उलट दिया, तो माइनस के आ जाएगा रिजल्ट। अगर जे डॉट के की जगह के डॉट जे कर दें, डॉट की बात, सॉरी, क्रॉस जे क्रॉस आई की जगह पे के क्रॉस जे कर दें अगर, सो माइनस आई। अगर आई क्रॉस के की जगह, के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के कर दें, यानी कि उल्टा, सो माइनस जे बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट विथ ऑर्थोगोनल, मतलब अलग अलग वेक्टर्स के साथ। अगर सेम वेक्टर में मल्टीप्लाई करें क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस
के इज इक्वल टू 0, ये एक दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट में ख़त्म कर देते हैं। अगर खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट हो तो एक दूसरे को विनाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, 0 के बराबर नल कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? सो यहाँ तक आप इसके नोट्स बना लीजिए। आई होप आपको वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना, वेक्टर्स के बीच का एंगल, साथ ही साथ वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जो कि मेन चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट बचता है इस लेक्चर वीडियो से रिगार्डिंग, सो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर से ज़रूर। अगर जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो भी मेंशन कीजिए, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आया वो भी मेंशन कीजिए, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में उठ रहा है वो भी मेंशन कीजिए, बिकॉज यू हैव टू बी क्यूरियस। आपके अंदर जिज्ञासा होनी ही पड़ेगी, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे? और आपकी इस जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते से मैं कुछ वीडियोस ऐसे लाने वाला हूं जिसमें आपको अलग अलग साइंटिस्ट के स्ट्रगल की कहानी, अलग अलग साइंटिस्ट के मोटिवेशनल जो कहानियां हैं, जिससे आप कुछ इंस्पायर हो सकते हैं, जिससे आप थोड़ी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी आपकी, ऐसी कहानियों को भी मैं लेके आऊँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अपने चैनल मास्टर्स ऑफ साइंस के साथ मिशन CUET पर। मैं हूँ अभिषेक शर्मा और आपसे लेता हूँ विदा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।